Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering and welcome to the YouTube channel of Engineering College बाड़मेर। तो स्टूडेंट्स आज का जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक फॉर द फिफ्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग and the university or syllabus which we are going to follow will be according to Bikaner Technical University and Rajasthan Technical University। ओके तो ये दोनों के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और वैसे भी कोई भी सब्जेक्ट में अगर पढ़ना चाहते हो तो आप सिलेबस मैच करके सिंपली जो भी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उन सबको आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक में कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस सब्जेक्ट का। तो ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक में आपने नाम देखा है, सबसे पहला है हमारा ग्राउंड। ठीक है, बेसिकली हमारा यहाँ पर काम क्या है, ग्राउंड पर कुछ करना है। ग्राउंड के लिए एज ए जियो टेक्निकल इंजीनियर हमारे को सोइल से काम है। ठीक है, हमारे को किससे हमारा वर्क करना है, सोइल के ऊपर करना है। अब सोइल क्या होती है, सबसे पहले तो समझें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोइल। तो अगर आपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में यानी कि हमारी सोइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा तो सोइल का मतलब होता है, ये बेसिकली है अनसीमेंटेड लूज पार्टिकल्स। ठीक है, अनसीमेंटेड लूज, लूज का यहाँ पर मतलब है मेरा अनकंसोलिडेटेड से। एक तो क्या होगी, अनसीमेंटेड होगी, लूज अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल होगी, यानी कि इसके ऊपर प्रेशर लगा के हमने इसकी पैकिंग नहीं की है, नेचुरली जो अकरिंग स्टेज में हमें मिल रही है वही है अभी तक। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, इसमें फ्रेगमेंट मिलेंगे किसके, मिनरल्स के। आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, फ्रेगमेंट्स मिलेंगे मिनरल के। मिनरल के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर भी मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं प्रॉपर सॉइल की डेफिनेशन लिखूं तो क्या हो जाएगी, इट इज अनसीमेंटेड अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स मेड ऑफ फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द मिनरल्स एंड समवेयर ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो। अब ऑर्गेनिक मैटर में हमारे पास पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियां हैं जो, ठीक है, ह्यूमस वगैरह हो गया। इसमें सॉइल का टाइप पीट और मक हो जाता है जो कि हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमने क्या समझा, सॉइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल। सो इट इज अनसीमेंटेड loose particle which are unconsolidated and contain fragments of mineral and organic matter। ओके, अब ऑब्जेक्टिव देखिए कि हमारे को करना क्या है सोइल के ऊपर। तो जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर डायग्राम बना ही हो हमारा, तो हमारे को क्या बनानी होती है एज ए सिविल इंजीनियर, कोई भी स्ट्रक्चर बनानी होती है। ठीक है, हमारे को क्या करनी होती है, स्ट्रक्चर बनानी होती है। उस स्ट्रक्चर के ऊपर लग रहा होगा कोई ना कोई मेंबर से मिलकर बनी होगी, या तो बीम से या फिर कॉलम से मिलकर बनी होगी। स्ट्रक्चर क्या होती है, किस तरह से होती है, वो आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस बाय जितेंद्र कुमार। तो आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी उस सब्जेक्ट की जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर। तो पहले आप वो देख लें, उसके बाद अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, हालांकि एज ए सिविल इंजीनियर हमें सारे के सारे सब्जेक्ट तो कवर करने ही है, तो मेरा सजेशन है वो हमारी जो सीरीज है स्ट्रक्चरल एनालिसिस बाय जितेंद्र कुमार, सिंपली आप गूगल भी करेंगे तो भी मिल जाएगी आपको। ओके, तो स्ट्रक्चर हमारी कुछ बीम कॉलम का अरेंजमेंट है। बीम कॉलम है तो उनका कुछ ऑब्वियसली कुछ मास भी होगा, मास है तो उसके साथ साथ उसका वेट होगा। ठीक है, अब वेट है, ये वेट ही क्या है हमारा, फोर्स है। तो अल्टीमेटली पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर क्या लग रहा है, कोई ना कोई फोर्स एफ यहाँ पर मेरे पास लग रहा है, किलो न्यूटन के अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट रहती है क्या रहती है, न्यूटन। ठीक है, तो किलो न्यूटन में यहाँ पर मेरे पास कुछ फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर होगा, तो बीम से स्लैब से बीम पर, बीम से कॉलम पर, कॉलम से ये हमारे पास जाएगा नीचे वाली स्ट्रक्चर पर जिसे हम बोल देते हैं हमारी सब स्ट्रक्चर। ग्राउंड लेवल जो होता है हमारा, उससे ऊपर की जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, और उससे जो नीचे की स्ट्रक्चर रहती है वो होती है हमारी सब स्ट्रक्चर। तो ये जो लोड है मुझे ट्रांसफर करना है सब स्ट्रक्चर पर, और सब स्ट्रक्चर पर जनरली मेरे पास क्या होती है, सॉइल होती है। अल्टीमेट लोड ट्रांसफर तो मुझे सॉइल पर करना है, लेकिन सॉइल पर भी कौन करेगा, मेरी फाउंडेशन। ठीक है, अगर आपकी सॉइल ही बिल्कुल वीक हुई तो उसके अंदर उसकी बीयरिंग कैपेसिटी यानी कि लोड को सहन करने की कैपेसिटी ही नहीं होगी। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक का, सॉइल की बीयरिंग कैपेसिटी, उसकी शियर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, नीचे का जो सॉइल मास है
जो भी हमारा सॉइल मास है ग्राउंड लेवल के नीचे, सब स्ट्रक्चर के नीचे, उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को हमें इम्प्रूव करना है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? ताकि हम उसकी शियर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। उसके शियर स्ट्रेंथ के साथ साथ आप क्या लिख लेंगे, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी को भी हमें इंक्रीज करना है। उसके बाद परमेबिलिटी को रिड्यूस करें। तो परमेबिलिटी का शॉर्ट में आपको मतलब बता देता हूँ। परमेबिलिटी यानी कि सोइल की पानी को फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। सोइल जनरली आप जिस तरह से दिखाते हो, तो सोइल के पार्टिकल आपको ऐसे दिखेंगे। दीज आर द सोइल पार्टिकल्स। इन पार्टिकल को हम बोल देते हैं सोइल सॉलिड्स। और इनके बीच में जो खाली जगह आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसे हम बोल देते हैं वॉइड्स या फिर पोर्स। इन्हीं वॉइड्स या पोर्स में हमें या तो वाटर मिलता है या फिर एयर मिल जाती है, ठीक है। जब वाटर इन पोर्स के थ्रू फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, जब वाटर इन पोर्स के थ्रू फ्लो करता है और जिस प्रॉपर्टी की वजह से फ्लो करता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं, हमारी परमेबिलिटी कह देते हैं। अब आपको पता है सोइल के अलग अलग टाइप हैं, उनमें से अगर आप वाटर को फ्लो करोगे तो वाटर के फ्लो के कारण सोइल की बेरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जियोटेक में आप पढ़ने वाले हो वैसे भी, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कोई भी सोइल के अंदर उसकी स्ट्रेंथ निकाली जाती है उसकी इफेक्टिव स्ट्रेस से। इफेक्टिव स्ट्रेस को दिखाने का तरीका है यहाँ पर सिग्मा बार। वो बराबर आता है हमारे टोटल स्ट्रेस में से एक क्वांटिटी को हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। उस क्वांटिटी को मैं कहता हूँ मेरा पोर प्रेशर। और पोर प्रेशर ये किसकी वजह से आता है? वाटर की वजह से, ठीक है। अब वाटर जितना बढ़ेगा तो नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस मेरा रेड्यूस होता जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं वाटर को कम करना है तो मुझे परमेबिलिटी को ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस का क्राइटेरिया आ जाता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप की सोइल होती है जिसका आपने नाम सुना होगा, बेंटोनाइट सोइल, ठीक है। तो बेंटोनाइट सोइल मेरी कैसी सोइल है? इसके अंदर इसे बोलते हैं हम क्लेई सोइल। क्ले साइज के पार्टिकल होते हैं, वो वाली सोइल होती है। और इसके अंदर भी एक स्पेशल टाइप का मिनरल होता है जिसे बोलते हैं मोंट मोरिलोनाइट। ये जो मोंट मोरिलोनाइट मिनरल है ना, इसका काम क्या है? एक तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया, मैं जो भी वर्ड बोल रहा हूँ ना, चाहे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ना दिखाई दे, लेकिन जो भी वर्ड बोलता हूँ उसे आप कॉपी में नोट डाउन कर दे। सिंपली किसी बुक में आप उसके पीछे इंडेक्स में देखो, अपेंडिक्स में देखोगे तो आपको एनेक्सर में वहाँ पर कुछ ना कुछ उसके बारे में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली गूगल भी कर सकते हैं। गूगल में लेस प्रेफर करूँगा क्योंकि गूगल हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसी हो जाती है उसके रिजल्ट में। अब पहला सजेशन तो ये है, बुक से पढ़ें। तो मोंट मोरिलोनाइट जो एक मिनरल होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, टर्म बोलिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया, काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत छोटा पार्टिकल है। और ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसके जो पार्टिकल होते हैं, जो मिनरल कंटेंट बनता है, उस मिनरल के बीच में ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया इसने, तो ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है? वाटर को एब्जॉर्ब किया ये तो ये हो जाता है स्वेल, यानी कि फूल जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और जब वाटर बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा तब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? श्रिंकेज। तो श्रिंकेज और स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। इन श्रिंकेज और स्वेलिंग की वजह से हमारे को क्या मिलता है यहाँ पर? डिफरेंशियल सेटलमेंट। एक टर्म आ गई, डिफरेंशियल सेटलमेंट। डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब आप यहाँ पर समझिए, एक कॉलम मेरे पास ये बना हुआ है, दूसरा कॉलम ये बना हुआ, कॉलम ए एंड कॉलम बी। इन दोनों के नीचे हमारे पास क्या लगी हुई है? ये फाउंडेशन लगी हुई है, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर अलग अलग लोड्स लगे हुए हैं, ए के ऊपर पीए लोड, बी के ऊपर पीबी लोड। अब लोड की वजह से मान लो यहाँ पर वाटर की वजह से स्वेलिंग होगी या फिर श्रिंकेज हो गया, ठीक है। तो इसका सेटलमेंट तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं 5 सेंटीमीटर। और यहाँ वाटर आया नहीं, यहाँ तक पहुँच नहीं पाया, यहाँ पर 0 सेंटीमीटर का स्वेलिंग या श्रिंकेज मुझे दिखाई दिया, यानी कि सेटलमेंट यहाँ पर 0 दिखाई दिया। ज़मीन नीचे 0 सेंटीमीटर पर धसी है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, और ये 5 सेंटीमीटर ऊपर या फिर नीचे होगी। तो ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसी को मैं बोल देता हूँ डिफरेंशियल सेटलमेंट। बहुत खतरनाक होता है ये हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, जो ये नीचे मेरी स्लैब है या फिर फाउंडेशन आप इसे बोलोगे, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है। ये कैसी स्ट्रक्चर है मेरी? रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड का मतलब क्या हो जाता है कि अगर आप इसके ऊपर लोड लगाओगे तो इसकी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है। इसकी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, उन डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने का काम करेगी।
और आपको पता है जहाँ भी रेजिस्टेंस आ गया वहाँ पर रिएक्शन जनरेट होती है, यानी कि इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। अब इंटरनल स्ट्रेसेस अगर इसकी खुद की कैपेसिटी से, इसके लोड बेरिंग कैपेसिटी से ही ज़्यादा हो जाए फाउंडेशन की मटेरियल की कैपेसिटी से, तो यहाँ पर आपको क्या दिखने लग जाएंगे, क्रैक्स। यहाँ पर क्या दिखेंगे, क्रैक्स। और आपको पता है जैसे सिविल इंजीनियर जैसे क्रैक आ जाते हैं, हम उस स्ट्रक्चर को सर्विसिबिलिटी के क्राइटेरिया से फेल मान लेते हैं। ठीक है, जैसे क्रैक आ गया तो सर्विस के क्राइटेरिया से हम उसको क्या मान लेते हैं, फेलियर के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। तो वो तो हम चाहेंगे नहीं, इसलिए हमारे को क्या करना है, डिफरेंशियल सेटलमेंट को अवॉइड करना है। तो डिफरेंशियल सेटलमेंट को अवॉइड करना तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, परमेबिलिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा, स्पेशली इन द केस ऑफ बेंटोनाइट सॉइल्स। ओके, और साथ ही साथ हमें अब क्या रिड्यूस करना है, कंप्रेसिबिलिटी को भी रिड्यूस करना है। वी हैव टू रिड्यूस द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी अगर आपने सोम थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो इसको बीटा से दिखाते थे, जो कि बल्क मॉडुलस का हमारे पास क्या हो जाता था, इन्वर्स हो जाता था। ठीक है, इट वाज द इन्वर्स ऑफ द बल्क मॉडुलस। ये हमारा बल्क मॉडुलस है एंड दिस इज द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब किसी चीज़ को आप कितना कंप्रेस कर सकते हो, प्रेशर लगा के, स्ट्रेस लगा के उसके अंदर कितना वॉल्यूम का चेंज ला सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको ये भी ना समझ आ रहा हो कि कैसे क्यों चेंज आ जाता है, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला देखिए, हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज इन स्ट्रेस अपॉन दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये जो नीचे वाली टर्म आपको दिखाई दे रही है ना, डेल्टा वी अपॉन वी, इसको हम कह देते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बेसिकली हमारे पास चेंज इन स्ट्रेस करोगे, यहाँ पर डेल्टा सिग्मा है, उसकी वजह से जितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा उसी के रेशियो को क्या बोला गया, बल्क मॉडुलस। इसका जस्ट उल्टा कर दूंगा, इन्वर्स कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। तो किससे रिलेटेड हो जाती है, मेरे चेंज इन वॉल्यूम से। मतलब किसको कितने ईजिली आप कंप्रेस करके उसके वॉल्यूम में चेंज ला सकते हो, वही उसकी कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। और कितनी मुश्किल होगी उसको वहाँ पर कंप्रेस करने में, उसके वॉल्यूम को चेंज करने में, वही हमारा क्या कहलाता है, बल्क मॉडुलस कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे को क्या करना है, शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, परमेबिलिटी को रिड्यूस करना है, कंप्रेसिबिलिटी को इंक्रीज करना है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स। एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिखाई देंगे, 3 और ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। पहला है प्रिवेंट डेट्रीमेंटल फिजिकल और केमिकल चेंजेस ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, कि उसके अंदर एनवायरनमेंट की कंडीशन है, जो सराउंडिंग कंडीशन है, उसकी वजह से डेट्रीमेंटल यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। फ्रीज या थो यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले लिखा है फ्रीज एंड थो। फ्रीज और थो का सिंपल सा मतलब है जमना और पिघलना। ठीक है, जमना और पिघलना। अब आपको पता है जैसे ही वाटर जमता है, कभी आपने देखा होगा बर्फ का दोना जो भर के रखा होगा, आपने पानी का दोना फ्रीजर के अंदर भर के रखा होगा, तो बर्फ जमने के बाद क्या हो जाता है, वहां पर उसका थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वाटर से आइस बनती है, ठीक है, वाटर से आइस बनेगी, तो हमारे को वॉल्यूम का इंक्रीज देखने को मिलता है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना भी आप कर सकते हैं घर पे, एक कटोरी को पानी से पूरा भर के देखिए, उसको फ्रीजर में रखिए, जमने के बाद आप देखेंगे उसका वॉल्यूम आपको इंक्रीज हुआ दिखाई देगा। रीजन क्या हो जाता है, क्योंकि जो मेरी आइस है उसकी डेंसिटी वाटर के मुकाबले थोड़ी कम रहती है। इसलिए आपने देखा होगा जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं पानी के ऊपर रहते हैं बजाय नीचे रहने के। दिखते हैं कि ये तो सॉलिड हो गया तो भारी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये साइज में थोड़े से हल्के हो जाते हैं। ठीक है, हल्के होने का रीजन क्या है, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई, और मास डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है वेटिंग एंड ड्राइंग। अब वेटिंग एंड ड्राइंग एक्शन से भी आपको पता है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। फ्रीज और थ्रो से भी हमारे को क्या मिलता है, वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा तो वही स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब होता क्या एक्चुअली, कोई रॉक मास पड़ा है आपके पास, क्या पड़ा है आपके पास, रॉक मास पड़ा है, उसके अंदर छोटे से माइक्रो क्रैक्स हैं। इनके अंदर क्या है अभी, माइक्रो क्रैक्स। जैसे ही माइक्रो क्रैक के अंदर पानी जाएगा या फिर फ्रीज या थो का एक्शन होगा, तो यहाँ पर फ्रीज या थो के एक्शन से या फिर वेटिंग एंड ड्राई एक्शन से क्या होगा, वॉल्यूम का चेंज होगा। ठीक है, वॉल्यूम चेंज होने की वजह से कभी ये बड़ा हो रहा है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, कभी एकदम सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर स्पेशल टाइप के स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम फैटिग स्ट्रेसेस। फैटिग का बेसिक सा मीनिंग है, अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है, तो इसे बोलते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। रिवर्सल
ऑफ स्ट्रेसेस। तो इन रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस की वजह से उसकी जो रॉक मास है यहाँ पर जो क्रैक के पास का जो पार्टिकल है उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि खाली पिघलने से, जमने से या वॉल्यूम चेंज ज़्यादा कम होने से कैसे इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो आपको बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी वायर को देखा होगा, इस तरह से वायर पकड़ते हैं हम। अब वायर को खींच के देखिए, वो नहीं टूटेगी। लेकिन आपने वायर को इस तरह से घुमाया या फिर आगे पीछे करके उसको ऐसे किया तो वायर ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने का रीज़न क्या है? हमारी फैटिग स्ट्रेसेस। फैटिग स्ट्रेसेस की वैल्यू ब्रेकिंग स्ट्रेस से तो बहुत कम होती है, ठीक है। फ्रैक्चर स्ट्रेस से तो हमारी बहुत कम हो जाती है, लेकिन क्योंकि रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस है तो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस की वजह से पार्टिकल का होता है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ रेड्यूस हो जाती है, ठीक है। एक बार छोटे से क्रैक आ गए, माइक्रो क्रैक हैं, माइक्रो क्रैक इंक्रीज हो के मैक्रो क्रैक बन जाते हैं, और मैक्रो क्रैक से यहाँ पर हमारे को क्या मिल जाते हैं? फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं। छोटे छोटे फ्रेगमेंट के अंदर जो हमारा रॉक मास है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेट होने की जो ये जो प्रोसेस है पूरी, इसको मैं क्या बोल देता हूँ? मेरी वेदरिंग, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया? वेदरिंग। अब रॉक मास के अंदर वेदरिंग है, और आपको पता है हमारा जो कंक्रीट है दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रॉक। माई कंक्रीट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रॉक। तो आर्टिफिशियल रॉक है, वहाँ भी क्रैक दिखेंगे, आपको पता है अगर आपने आरसीसी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो तो उसके अंदर क्रैक है। और क्योंकि बॉटम जो रीजन होता है हमारा टेंशन जोन होता है, वहाँ भी क्रैक्स आते हैं। उन्हीं क्रैक में यही पानी का फ्रीज तो होगा, एक्शन आएगा, ठीक है। जो भी रॉक बॉटम आपके पास नीचे अगर रॉक मास मिल रहा है फाउंडेशन के नीचे, जो सब ग्रेड है हमारा सॉइल का, वहाँ रॉक मिल रही है आपको, तो उसका वेदरिंग हो जाएगी। वेदरिंग हो जाएगी तो ऊपर की जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर आपको डिफरेंशियल सेटलमेंट मिलेंगे, डिफरेंशियल सेटलमेंट मिलेंगे तो क्रैक मिलेंगे। क्रैक हुआ तो सर्विसिबिलिटी के क्राइटेरिया से जो मेरी सॉइल है यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है रेड्यूस ससेप्टिबिलिटी टू लिक्विफेक्शन। तो लिक्विफेक्शन का आपको एक कॉमन फिनोमिना बता ही देता हूँ मैं। आगे भी हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं लिक्विफेक्शन को। लिक्विफेक्शन देखिए क्या होता है, ये हमारा सॉइल मास है यहाँ पर, ठीक है। सॉइल मास जब भी लोड लगाता है ना, तो कैसा लोड लगाता है? वो हाइड्रोस्टैटिक लगाता है। हाइड्रोस्टैटिक लोड का मतलब इसका जो स्ट्रेस वेरिएशन होगा उसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा कि मतलब ऊपर तो जीरो है और नीचे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? गामा एच हो जाती है, ठीक है। ये आप जियोटेक के अंदर भी पढ़ोगे, सॉइल मैकेनिक्स में। तो थोड़ा सा यहाँ देखिए, गामा एच, जिसमें एच तो क्या है? इसकी हाइट है, और गामा क्या है? इसका यूनिट वेट। यूनिट वेट यानी कि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। होती तो डेंसिटी है, ये भी गामा भी क्या होती है? डेंसिटी। लेकिन कौन से वाली डेंसिटी? वेट डेंसिटी। तो मेरा क्वेश्चन है आप सबके लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी? ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओगे, ठीक है। तो ये होगी मेरी वेट डेंसिटी। तो गामा एच मेरे पास वैल्यू होगी, यही क्या है? यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। गामा एच क्या है? मेरे स्ट्रेस जनरेट हो चुके हैं। आप देख भी सकते हो डायमेंशनल स्टेबिलिटी से गामा की वैल्यू क्या है? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हाइट मीटर से मल्टीप्लाई तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? हमारे पास स्ट्रेस की यूनिट हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेस की यूनिट्स हैं वो। अब ये जो गामा एच आपको दिखाई दे रहा है, इसको डिनोट करता हूँ मैं सिग्मा से, ठीक है। इसको डिनोट करता हूँ सिग्मा से, जिसको मैं बोलता हूँ टोटल स्ट्रेस। इसे मैं क्या कहूँगा? मेरा टोटल स्ट्रेस। और अगर इसके बीच में पानी है, कहीं पर यहाँ पानी है वॉइड्स के अंदर, तो उसको बोल देते हैं हम पोर वाटर, क्योंकि वॉइड्स का दूसरा नाम क्या था? पोर। पोर्स। तो पोर के अंदर मिलने वाला वाटर क्या हो जाएगा? मेरा पोर वाटर। और ये पोर वाटर क्या करता है? ये भी प्रेशर लगाता है, जिसे मैं बोल देता हूँ पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। इसे मैं क्या बोल देता हूँ? पोर वाटर प्रेशर। जनरली डिनोट करते हैं यू से। तो मेरे पास जो टर्म मेरे को मेरी स्ट्रेंथ निकालने की, सोइल की स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो फाइनल टर्म मेरी यूटिलाइज होती है, उसे मैं बोलता हूँ इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार। इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार, ये इक्वल होता है मेरे सिग्मा माइनस यू के, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाता है? इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, आपके सामने लिखा हुआ है। अब किसी रीजन की वजह से यहाँ पर अगर मेरा पोर वाटर प्रेशर टोटल स्ट्रेस के इक्वल हो जाए तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और इस कंडीशन के अंदर जब इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू हो जाती है जीरो, तब ये फिनोमिना क्या कहलाता है? लिक्विफेक्शन।
ये तो था बाय मेरा डेरिवेशन, जो उसके हिसाब से जो फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से लिक्विफेक्शन की डेफिनेशन है। अगर आपको एग्जाम के अंदर लिखना हो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिक्विफेक्शन, तो आप बताओगे कि जो सोइल मास था, ठीक है, सैचुरेटेड होना चाहिए साथ में, चाहे पार्शियली हो फुली हो, लेकिन सैचुरेटेड कंडीशन होनी जरूरी है। तो सैचुरेटेड कंडीशन होगी जब मेरी सोइल के अंदर, और सोइल भी कैसी होनी चाहिए, ग्रैनुलर सोइल। कैसी सोइल होनी चाहिए, ग्रैनुलर, यानी कि कोहेजन लेस। कोहेजन लेस का मतलब, सबसे पहले कोहेजन का मतलब समझते हैं। किसी भी दो सेम टाइप के पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं कोहेजन, और डिफरेंट टाइप के बीच पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं हम एडेजन। ठीक है, तो अगर सेम टाइप के पार्टिकल के बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि कोहेजन नहीं लग रहा, तो वैसी सोइल कहलाती है कोहेजन लेस सोइल, जनरली बोलते हैं ग्रैनुलर। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ग्रैनुलर सोइल में मेरी सैंड की। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, सैंड की। तो सैंडी जो सॉइल होगी उसके अंदर अगर वो सैचुरेटेड है, और उस सैचुरेटेड सॉइल में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर डायनेमिक स्ट्रेसेस को इंट्रोड्यूस कर दिया। डायनेमिक स्ट्रेसेस यानी कि बेसिकली वाइब्रेशंस। तो अगर मैं वाइब्रेशंस को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो वाइब्रेशन क्या करते हैं, यहाँ पर पोर के अंदर जो वाटर है उसके अंदर फोर्सेस को जो उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा पोर वाटर प्रेशर है सडनली इंक्रीज हो जाता है उन डायनेमिक स्ट्रेसेस की वजह से। अब क्योंकि पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो टोटल स्ट्रेस के इक्वल हो जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि टोटल स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू होगी जीरो। इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर सॉइल के अंदर लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी कि बेरिंग कैपेसिटी हो जाएगी जीरो। वो अब कुछ भी सहन नहीं कर पाएगा, अपने ऊपर आने वाले लोड्स को सहन नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप दलदल वगैरह अपना देखते हो, ठीक है, दलदल नहीं बोल सकते हम इसे वैसे, क्योंकि दलदल एक स्टैटिक कंडीशन है, और ये हम डायनेमिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं। जो दलदल होता है वो होती है क्विक सैंड कंडीशन, उसका नाम होता है क्विक सैंड कंडीशन। हम बात करें लिक्विफेक्शन की, दोनों अलग अलग होते हैं, याद रखना, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया। तो यहाँ पर लिक्विफेक्शन एक डिफरेंट फिनोमेना है विच इज द रिजल्ट ऑफ डायनेमिक फोर्सेस, दैट इज स्ट्रेसेस, वाइब्रेशनल स्ट्रेसेस। वाइब्रेशनल स्ट्रेसेस की वजह से पोर वाटर प्रेशर के अंदर वहाँ पर वो ट्रांसफर हुए। पोर वाटर प्रेशर ने जो प्रेशर को डिसिपेट करने की कोशिश की, तो इफेक्टिव स्ट्रेस उस पॉइंट पर हो गए जीरो, और वो कंडीशन के अंदर मेरी सोइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी हो जाती है जीरो, शेयर स्ट्रेंथ जीरो, और लोड को सहन नहीं कर पा रही, तो वो फिनोमिना कहलाता है लिक्विफेक्शन। नहीं समझ आया तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, सिंपली शुरुआत से शुरू करो और फिर से देखिए, क्योंकि लिक्विफेक्शन एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। लिक्विफेक्शन और क्विकसेंट दोनों इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। और मेरा अगला ऑब्जेक्टिव अगर मैं देखता हूँ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक, सो इट इज टू रेड्यूस नेचुरल वेरिएबिलिटी ऑफ बोरो मटेरियल एंड फाउंडेशन सोइल। क्योंकि आपको पता है नेचुरली हमारे को अलग अलग टाइप की सोइल मिलती है। ठीक है, नेचुरली आप कहीं पर जाओगे तो कहीं पर आपको सैंडी सोइल मिलेगी, कहीं पर आपको ग्रेवल मिल जाएंगे, कहीं पर सिल्ट मिल जाएगी, कहीं पर क्ले मिल जाएगी, कहीं पर बोल्डर मिल जाएगा, कहीं पर कोबल मिल जाएगा। और उन सबके भी अपने अपने अलग अलग साइज़ हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो हर जगह सेम सोइल तो है नहीं, तो सब सोइल अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ देगी। अब हमारे को स्ट्रक्चर तो एक जैसी बनानी है, वही 2 मंजिला घर बनाना है, तो इनके लिए क्या किया जाता है, ग्राउंड जो है यानी कि जो सोइल का सब ग्रेड था, इसी का ही इम्प्रूवमेंट कर देते हैं हम, इसी की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, आपने देखा होगा, हम रोड के ऊपर तो क्या चल देते हैं, रोलर चला देते हैं। घरों के ऊपर हम रैमर्स यूज करते हैं, जिसको आप दुर्मट बोलते हो। इस तरह से दबा के उसको सोइल को क्या कर रहे हो, कॉम्पैक्ट कर रहे हो, कंसोलिडेट कर रहे हो। तो अलग अलग हमारे पास टेक्निक्स हैं सोइल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की, यानी कि उसको डेंस करके, उसको क्या कर देंगे हम, डेंस कर देंगे, अच्छे से पैकिंग कर देंगे, कॉम्पैक्ट कर देंगे। तो उसके थ्रू हम सोइल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, बजाय कहीं दूसरी की सोइल को लेके आने के। अब जहाँ सैंड है तो मैं क्या करूँगा, सैंड का ही ट्रीटमेंट कर दूंगा, बजाय वहाँ पर ग्रेवल को लेकर आऊँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, बाकी कॉस्ट लगेंगे, हमारी एक्सपर्टीज आएगी वहाँ पर। उससे अच्छा मैं जो वहाँ पर मेरे पास लोकल अवेलेबल मटेरियल है, क्यों ना उसी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दूँ। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंटोनाइट सोइल है, बेंटोनाइट का आप ट्रीटमेंट करने जाओगे तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो उससे बेटर है कि पूरी की पूरी सॉइल को स्क्रैप डाउन कर दो, 1-2 मीटर तक उसको सॉइल को हटा दो, और वहाँ पर कंक्रीटिंग कर दो। ठीक है, कंक्रीटिंग करके पीसीसी कर दो, पूरी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, वहाँ पर पीसीसी कर दोगे तो बन गई फाउंडेशन। तो आपको वहाँ पर अदर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक की, कि करनी ही क्यों है। स्कोप देखें क्या क्या स्कोप इसका रह सकता है।
तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक आर यूज्ड इन ए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग वर्क। काफ़ी सारे इंजीनियरिंग वर्क में यूज़ होती है, कहाँ कहाँ? कंस्ट्रक्शन ऑफ चीप रोड्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ चीप रोड्स में देखिए, एक तो आपको क्या करना था, एक रोड बन रही थी, दो रोड का कंपैरिजन दूंगा, रोड नंबर 1 एंड रोड नंबर 2। ये रोड आपको यूज़ करनी है नेशनल हाईवे के लिए, ठीक है, और ये वाली रोड आपको यूज़ करनी है नॉर्मल रूरल वर्क्स के लिए। ठीक है, पेडेस्ट्रियन जाएंगे या फिर नॉर्मल साइकिल ट्रैक होगा, फुटपाथ होगा यहाँ पर, उससे ज़्यादा यहाँ पर लोड नहीं आने वाला, मतलब 100-150 kg से ज़्यादा यहाँ पर लोड नहीं मिलेगा अपन को। लेकिन नेशनल हाईवे यहाँ पर तो मल्टी एक्सल लोडिंग चलती है, बड़े कमर्शियल व्हीकल चलते हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से काम करना है। तो मेरे को इस रोड पे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ की सॉइल बड़ी वीक थी, यहाँ की सॉइल क्या थी, वीक थी, तो मैंने क्या कर दिया, सिंपली इसके ऊपर रोलर चला दिए। ठीक है, सिंपली क्या कर दिया, रोलर चला दिए। लेकिन अगर मुझे रोलर नहीं होता, दूसरी टेक्निक नहीं होती, सॉइल तो वीक थी, क्या करता फिर मैं, यहाँ पर ग्रेवल लेके आता, ग्रेवल को फाइन सॉइल सैंड के साथ में मिक्स करता, ऊपर सीमेंट लगाता, बिटुमिन ऐड करता, उसके ऊपर फिर रोलर ऐड करने पड़ते, तो सॉइल की वहाँ पर मैं क्या करता, मेरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। उस रोड का मेरे को इतना यूज़ नहीं है, ठीक है, उस रोड का मेरे को इतना यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता और वेस्ट जाता, मेरा मटेरियल काफ़ी सारा वेस्ट जाता। और सिंपली मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड जो थी, सॉइल थी, उसी को इम्प्रूव कर दिया, उसी के करेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव कर दिया, चाहे रोलर की मदद से, कॉम्पैक्शन करके, कंसोलिडेशन करके। ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सरफेस कॉम्पैक्शन है या फिर डीप कॉम्पैक्शन है। तो उन टेक्निक्स की मदद से मैंने क्या कर दिया, सिंपली वहाँ की जो जो पर्टिकुलर सॉइल मेरे पास अवेलेबल थी, उसी की ही स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। अब उसी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया तो बाहर का मटेरियल नहीं लाना पड़ा, तो मटेरियल कॉस्ट बचा, उस मटेरियल को लाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा, उस मटेरियल को स्प्रेड आउट करने का जो मेरा शेड्यूलिंग टाइम होगा वो बचा, ठीक है, लेबर कॉस्ट बचेगा। तो ये सब कॉस्ट सेविंग करके हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ चीप रोड्स कर सकते हैं। उसके बाद हम पेमेंट्स के लिए बेटर बेसिस को प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां पर मेरे पास अच्छे ग्रेवल इकोनॉमिकली अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, यही एग्जांपल, यहाँ पर मेरे पास क्या था, इकोनॉमिकल मटेरियल अवेलेबल नहीं था, बाहर से लाना पड़ता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता, तो इससे अच्छा मैं लोकल कॉम्पैक्शन कर दूं, लोकल सॉइल का स्टेबलाइजेशन कर दूं। ठीक है, बेस का मतलब आप पेमेंट के अंदर देखिए, जब कोई भी पेमेंट होती है, पेमेंट यानी कि सड़क, रोड, हाईवे, रोडवेज, ठीक है, तो उस रोडवे हाईवे के अंदर मेरे पास क्या रहता है, सबसे ऊपर मटेरियल होता है बेस, उसके नीचे रहता है सब बेस, और उसके नीचे रहता है मेरे पास सब ग्रेड। ठीक है, अगर आपके पास सोइल अच्छी है तो वो सब ग्रेड का काम करती है, सोइल अच्छी नहीं है यानी कि स्ट्रेंथ कैरिंग कैपेसिटी, शियर स्ट्रेंथ कैपेसिटी कम है, तो आप क्या करोगे, ऊपर ग्रेवल्स वगैरह को मिक्स करोगे और उसके ऊपर रोलर चला दोगे, तो वो मेरा क्या काम कर देता है, सब बेस और सब ग्रेड दोनों का कंबाइन का काम कर देता है। बेस मेरा जनरली क्या रहता है, बेटर मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, अब जहाँ पर अच्छे खासे क्रश एग्रीगेट वगैरह नहीं थे, ठीक है, तो उनकी कॉम्पैक्शन में नहीं कर पा रहा था, तो जो भी लोकल अवेलेबल मटेरियल था मैंने उसके ऊपर उसको रख के उसका ट्रीटमेंट कर दिया। ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, ट्रीटमेंट का मतलब आप सीमेंट से स्टेबलाइजेशन कर सकते हो, लाइम से स्टेबलाइजेशन कर सकते हो, केमिकल स्टेबलाइजेशन कर सकते हो, या फिजिकल और मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन कर सकते हो, यानी कि रोलर चला दिए। रोलर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, शीप फुट रोलर, न्यूमेटिक टाइप रोलर, खाली नाम सुनते जाइए और लिख दीजिए एक बार, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इनको आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरा क्या स्कोप है इसका, फॉर मेकिंग एन एरिया ट्रैफिकेबल विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर मिलिट्री एंड अदर एक्सीजेंसीज। कोई भी मान लीजिए वॉर की सिचुएशन होगी या फिर मिलिट्री की जो भी व्हीकल है, वॉर की सिचुएशन है या फिर डिजास्टर आ गया वहाँ पर, ठीक है, फ्लड्स वगैरह आ चुकी हैं, तो आपको इमीडिएट वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। अब नॉर्मल आप सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने जाओगे तो वहाँ पर पहले क्या करोगे, सब ग्रेड लगा रहे हो, ठीक है, फिर सब बेस लगा रहे हो, फिर बेस के लिए आपको वहाँ पर स्लैब एक्शन के थ्रू सीमेंट की स्लैब बनानी पड़ेगी, वो कब स्ट्रेंथ गेन करेगी। तो इन सब की बजाय हम क्या करते हैं, इमीडिएट रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि लोकल जो अवेलेबल मटेरियल था उसी का केमिकल स्टेबलाइजेशन या मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन की हेल्प से उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, ताकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो भी हमारे को डिजास्टर के अंदर डिजास्टर मिटिगेशन एक्टिविटीज करनी है, यानी कि लोगों को वहाँ से बाहर निकालना है, ठीक है, फूड वगैरह की सप्लाई करनी है, व्हीकल को वापस चालू करवाना है, तो उन सब के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो सोइल के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक है तो ऑब्वियसली सोइल की तो बात होगी। और सोइल एक्चुअली है क्या मेरे पास,
तो सोइल बेसिकली डेफिनेशन आपको लिखी हुई है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपको बता ही दिया था ये क्या होते हैं, हमारे पास लूज पार्टिकल होते हैं जो कि अनसीमेंटेड है, ठीक है, और अनकंसोलिडेटेड है। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ लेकिन आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। दीज आर दी अनकंसोलिडेटेड अनसीमेंटेड पार्टिकल, बेसिकली लूज पार्टिकल जो कि डिपॉजिट है सॉइल की हमारी सॉलिड क्रस्ट के ऊपर ही है, ठीक है। या तो ये केमिकल डिसइंटीग्रेशन से मिलेंगे या फिर फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से मिलेंगे। डिसइंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, इसे वेदरिंग फिनोमिना बोलते हैं। किसी भी बड़े पार्टिकल का, बड़ी रॉक का छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर डिसइंटीग्रेट होना, फ्रेगमेंट के अंदर डिसइंटीग्रेट होना क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। या तो ये फिजिकल एक्शन से हो सकता है, या फिर केमिकल एक्शन से हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल एक्शन से हो सकता है, ठीक है। अब इस सोइल में ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक मैटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोइल। अब फॉर्मेशन देखिए सोइल का होता किस तरह से, हमारे पास जो जियोलॉजिकल साइकिल होता है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर, हाइड्रोस्फीयर में, बायोस्फीयर में, लिथोस्फीयर में सोइल का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले तो मेरे पास क्या थी, रॉक्स पड़ी थी, यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ रॉक्स हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रूसिव रॉक दिखा रहा हूँ। दो टाइप की रॉक है, हमने जियोलॉजी में पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक। यहाँ पर आपको रॉक दिखाई दे रही है जो कि मेरी रॉक का टाइप है इग्नियस रॉक, यानी कि ये तीन रॉक होती है ना हमारे पास, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक मेरे पास पड़ी है। इग्नियस रॉक की क्या होगी, वेदरिंग होगी। वेदरिंग यानी कि क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब स्मॉल फ्रेगमेंट में किस तरह से हो सकता है, तो फिजिकल एक्शन से, या फिर केमिकल एक्शन से, या फिर बायोलॉजिकल एक्शन से। याद रखना क्या क्या है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो इन तीन एक्शन की मदद से हमारे पास पार्टिकल जो रॉक है, बड़ी पेरेंट रॉक है, इस रॉक को हम क्या बोलेंगे, पेरेंट रॉक। ये स्मॉल फ्रेगमेंट के अंदर डिवाइड हो जाती है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं वेदरिंग। अब वेदरिंग हुई तो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल में डिपोजिशन हो गया, उसे बोल दिया एरोजन। डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसे बोल दिया एरोजन, ठीक है। एरोजन के बाद अगर फिजिकल एक्शन की वजह से हुआ है, फिजिकल एक्शन का मतलब मान लीजिए आपकी रॉक की ये माउंटेन था, ठीक है, माउंटेन के ऊपर क्या चल रहा है, या तो ग्लेशियर है, ग्लेशियर नहीं है तो रिवर चल रही है ग्लेशियर के पिघलने की वजह से। दोनों क्या करते हैं, फ्रिक्शन लगाते हैं, एब्रेजन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ये सरफेस के साथ में एब्रेजन लगाने का काम करते हैं। तो इस एब्रेजन की वजह से क्या होता है, सोइल का एरोजन होता है। अब क्योंकि इतना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, कितना ज़्यादा मैकेनिकल फोर्स लग रहा है उसके ऊपर कि उसने पार्टिकल को पेरेंट रॉक से तोड़ ही दिया, तो उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की उसके अंदर भी कैपेसिटी है। अगर पेरेंट रॉक से तोड़ने की कैपेसिटी है तो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने की भी कैपेसिटी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का फिनोमिना हो जाएगा, यानी सॉइल अपनी पेरेंट पोजीशन से ट्रांसपोर्ट होके किसी दूसरी जगह पर चली जाएगी। दूसरी जगह पर रिवर के साथ जाते 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 कहीं पर ये सेटल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मिनरल के रॉक फ्रेगमेंट हैं, छोटी छोटी सॉइल के जो पार्टिकल हैं, हैवी पार्टिकल हैं। सो द बाय द लॉ ऑफ स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ की वजह से क्या हो जाएंगे, ये सेटल तो होंगे, सेटलिंग वेलोसिटी मिलेगी इनको, तो सेटल तो होने वाले हैं ये। सेटल होके नीचे क्या हो जाएंगे, ये सेटलेबल सॉलिड बन जाएंगे। सेटल कैसे होते हैं, लेयर्स के अंदर, ठीक है। जो इमीडिएट रिवर के बाद जो सेटल होगी हमारी सिल्ट या फिर मिनरल सेटल होते हैं, उस रीजन को तो मैं क्या बोल देता हूँ, मेरा डेल्टा। नाम सुना भी होगा आपने कि गंगा का डेल्टा रीजन है, वहाँ पर हमारे को काफ़ी ज़्यादा मिनरल मिलते हैं। वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। रीज़न क्यों, क्योंकि कंटिन्यूसली उसमें देखो फ्रेश मिनरल्स आ रहे हैं। फ्रेश मिनरल्स आ रहे हैं तो जो भी क्रॉप होगी उनको फ्रेश मिनरल मिलते जाएंगे, और उसकी कैपेसिटी होगी, जो यील्ड होगी, उगने की क्षमता होगी, काफ़ी ज़्यादा हमें मिलेगी। तो जैसे ही ये पार्टिकल के अंदर, लेयर्स के अंदर डिपोजिशन हुआ, यहाँ पर आप देखोगे ये बरियल यानी कि दब जाएगी। अब दबेगी दबेगी तो ऊपर के अंदर जो जितनी भी लेयर्स हैं ये क्या लगाएंगी, लोड लगाएंगी, लोड लगाएंगी तो उसकी वजह से होगा कंप्रेशन। और आपको पता है जैसे हाई हीट और कंप्रेशन मिल जाता है हमारे को, यहाँ पर क्या मिल जाता है, सेडिमेंट्री रॉक का टाइप मिल जाता है। सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर अगर आप और भी ज़्यादा हीट और प्रेशर लगाते हो तो ये अपनी करेक्टरिस्टिक को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कैटरपिलर होता है, ठीक है, कैटरपिलर बटरफ्लाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उस फिनोमिना को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म फिनोमिना हमारी रॉक्स के अंदर भी होता है।
ये पूरे के पूरे अपनी जो पेरेंट रॉक जिससे ये बना था उसके अंदर से कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपको सेडिमेंट्री रॉक का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइमस्टोन, ठीक है। तो लाइमस्टोन के अंदर हाई हीट और प्रेशर लगाया तो ये मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट होता है मार्बल के अंदर। अब लाइमस्टोन आपने देखा होगा मूंगिया कलर का होता है या फिर ग्रीन और ग्रेइश कलर का होता है, ग्रीन ब्लू और ग्रेइश टिंज उसमें होता है। हमारा फाइन ग्रेन पार्टिकल होता है लाइमस्टोन के अंदर। लाइमस्टोन से मार्बल बन के, और मार्बल तो व्हाइट दिखती है, ग्रीन मार्बल और पिंक मार्बल भी होती है, लेकिन हम व्हाइट मार्बल की बात कर रहे हैं, मेन जो फोकस मार्बल है हमारी। तो सेडिमेंट्री रॉक के अंदर तो लेयर्स थी, लेकिन मार्बल के अंदर आपको परतें दिखाई नहीं देंगी। कभी मार्बल देखोगे, आप देखोगे उसको जो हमारी कटिंग मशीन होती है, रॉक कटिंग मशीन, उसके थ्रू कट किया जाता है। बल्कि सेडिमेंट्री रॉक होगी उसको चीजल और हैमर से इस तरह से ठोका और सीधी की सीधी परतें यानी कि बाहर निकल जाती है। उन परतों को बोलते हैं हम बेडिंग प्लेन्स। उन परतों को क्या बोलते हैं हम? बेडिंग प्लेन्स। तो उन बेडिंग प्लेन के अंदर सिंपली चीजल हैमर से ठोका यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगाया तो पूरे बेडिंग प्लेन से वो स्प्लिट हो जाता है, शीट्स बन जाती हैं उसकी, ठीक है। लेकिन मार्बल के अंदर तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो फिनोमिना कहलाता है ये कहलाता है मेटामॉर्फिज्म। ओके, तो अब मेटामॉर्फिज्म है, अगेन बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, हाई हीट हो जाएगी तो रॉक मेल्ट हो जाएगी, रॉक मेल्टिंग बोल देंगे। रॉक के मेल्ट हुआ तो अगेन मैग्मा है, मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन होगा। मेल्टिंग की वजह से क्या बना हमारे पास? मैग्मा। दो टर्म्स होती हैं, एक होता है मैग्मा, एक होता है लावा। अगर अर्थ सरफेस के ऊपर है तो उसे बोलते हैं लावा, अर्थ सरफेस के नीचे है तो उसे बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा का होगा क्रिस्टलाइजेशन, पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे, ठंडे होंगे, बाइंड होंगे, एकदम इंटरमीडिएट बाइंड होके पूरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनाने से हमारे पास जो रॉक मिल जाएगी उसका नाम क्या बोल दूंगा मैं? इग्नियस रॉक बोल दूंगा। एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे पास ग्रेनाइट, जिसके अंदर के मिनरल्स होते हैं क्वार्ट्स, माइका एंड फेल्सपर। क्वार्ट्स आपको सैंडस्टोन यानी कि मेरे यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक में भी मिल जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में भी मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि रॉक का फॉर्मेशन कौन सी स्टेज पर हुआ है, और इस तरह से अगेन वेदरिंग हो जाएगी, फिर एरोजन होगा। ये जो पूरा साइकिल बना है अपहीविल का और एरोजन का, ट्रांसपोजिशन का, डिपोजिशन का, इस पूरे साइकिल को मैं क्या बोल देता हूँ? जियोलॉजिकल साइकिल। और ये रॉक के फॉर्मेशन का यानी कि सॉइल के फॉर्मेशन का साइकिल कहलाता है। ये सब समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता ही नहीं कोई मटेरियल आ कहाँ से रहा है, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे पहचानेंगे? प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता तो उसके बिहेवियर को नहीं बता सकते, बिहेवियर को नहीं बता सकते तो उसका हम स्टेबलाइजेशन कैसे करेंगे? बिहेवियर ही नहीं पता किस तरह से बिहेवियर शो कर रहा है, क्या केमिकल करेक्टरिस्टिक है, क्या फिजिकल करेक्टरिस्टिक है, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि उसको स्टेबल कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक का थोड़ा बहुत बेसिक। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी आपके रिव्यूज़ हैं नीचे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो भी आप कमेंट सेक्शन नीचे पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।